डियर स्टूडेंट, बीएससी पार्ट सेकंड ऑप्टिक्स में फिर एक बार बीएससी पार्ट सेकंड ऑप्टिक्स में फिर सेकंड लेक्चर के लिए हम आज कल से ही जो पढ़ा रहे थे व्यतिकरण। कल हम पढ़ा रहे थे व्यतिकरण। तो व्यतिकरण में हमने आपको इनिशियल इंट्रोडक्टरी आइडिया दे दिया था। तो हमने बताया था दो वेव्स ली थी हमने और दोनों वेव्स को मिलाया था। तो दो वेव थी और दोनों वेव को मिला के एक परिणामी वेव मिली थी। तो हम एक बार उन वेव्स की इक्वेशंस को दोबारा लिखें। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कल वाली चीज को कंटिन्यू। ये देखिए, ये हमारे पास ये पहली वेव थी, ये पहली वेव थी और ये दूसरी वेव थी और ये दोनों वेव्स को मिलके परिणामी वेव मिली थी। और ये परिणामी वेव थी ना, उसका एम्पलीट्यूड था आर। तो ये आर एम्पलीट्यूड का मान ये था। तो ये हमने कल आपको बता दिया था। तो ये पहली वेव, दो वेव्स को मिलके इंटरफेरेंस मान लेते हैं। फर्स्ट वेव, सेकंड वेव और ये परिणामी तरंग, परिणामी या रिजल्टेंट, और ये एम्पलीट्यूड। ये क्या है? रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। परिणामी तरंग बनी थी ना जो, उसका आयाम है, परिणामी तरंग का आयाम आर। परिणामी तरंग का तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको परिणामी तरंग का आयाम ही देखना है। ये आयाम देखें किस तरह बदलता है जब मिलते हैं। तो हमने ये देखा, देखिए परिणामी तरंग का जो आयाम है कि आयाम आर में ये ए क्या है? ए पहली तरंग का आयाम, पहली तरंग का आयाम। बी ये दूसरी तरंग का आयाम, ये दूसरी तरंग का आयाम। तो ये पहली तरंग के आयाम दूसरी तरंग के आयाम पर तो निर्भर करता ही है। साथ में यहाँ पे एक चीज आ रही है, cos के R1 माइनस R2। तो डिपेंड करता है, R निर्भर करता है किस पर? cos के R1 माइनस R2, या ये हम कहें के R1 माइनस R2। हाँ, ये तो cos है, तो के R1 माइनस R2, या हम ये कहें के वेव का कांस्टेंट है R1 माइनस R2। तो R1 माइनस R2 पर निर्भर करता है। R निर्भर करता है किस पर? R1 माइनस R2। R1 और R2, R1 माइनस R2 या R1 R2 क्या है ये देखिए। तो कल एक फिगर हमने बनाया था ना, ये पहली वेव यहाँ से उत्पन्न होती है, दूसरी वेव यहाँ से उत्पन्न होती है और ये यहाँ पहुंचती है। तो पहली जो रास्ता तय करती है वो R1 दूरी होती है और दूसरी रास्ता तय करती है यहाँ तक पहुंचने में R2 दूरी है। तो ये क्या है? दोनों द्वारा तय की गई दूरियों का अंतर। ये R1 माइनस R2 क्या है? R1 पहली पथ तरंग द्वारा तय की गई यहाँ से यहाँ तक दूरी, A से P तक तय करने में तय गई दूरी, ये B से P तक तय करने में दूरी। तो R1 माइनस R2 को हम कहते हैं रास्ते में दूरी का अंतर या पथ का अंतर। क्या कहेंगे हम इसको? दूरी या पथ का अंतर या पथांतर। तो ये डेल्टा R भी बोल देते हैं हम। तो परिणामी तरंग का आयाम हम यहाँ कहेंगे, परिणामी तरंग का आयाम पथांतर पर निर्भर करता है।
और पथांतर के साथ एक और चीज होती है, वो भी मैं अभी बता देता हूँ, कलांतर। यह है, मैं पहले भी इसको बता चुका हूँ। देखिए तरंग चलती है तो ये तरंग यहाँ से और यहाँ तक चलती है। मान लीजिए एक एक साइकिल या एक चक्कर पूरा करती है। कितना? एक चक्र। एक चक्र में तय की गई दूरी हम जानते हैं कितनी दूरी होती है, लैम्बडा। कितनी? तो लैम्बडा पथ तय करती है ये एक चक्र में, और एक चक्र में इसके द्वारा लगाया टाइम होता है टी। और कला कितनी परिवर्तित हो जाती है यहाँ से यहाँ तक, इसकी 2 पाई कला परिवर्तित हो जाती है। देखिए साइन ग्राफ है ये, तो यहाँ 0 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, और यहाँ पर 180 डिग्री, यहाँ पर 270 डिग्री, और यहाँ 360 डिग्री की कला में परिवर्तन हो जाता है 2 पाई। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, लैम्बडा पथांतर यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी तय करती है, लैम्बडा पथांतर। ये परिवर्तन कितने के सदृश होता है, 2 पाई कलांतर। तो लैम्बडा पथांतर जब में अंतर पड़ जाएगा तो तरंग में कलांतर में कितना अंतर पड़ जाएगा, संचरण में, तरंग संचरण में यदि पथांतर में लैम्बडा परिवर्तन हो तो कलांतर में 2 पाई रेडियन का परिवर्तन होगा। ये लैम्बडा मीटर सेंटीमीटर और ये रेडियन में का परिवर्तन होगा। तो हम इसको लिखते हैं कलांतर बराबर 2 पाई अपॉन लैम्बडा पथांतर। आपने तो देखो समानुपात अनुपात नियम पढ़े होंगे, जिसमें लिखूं कलांतर अनुपात पथांतर, दो राशि है मेरे पास, तो ये किसके बराबर होगा, 2 पाई अनुपात लैम्बडा, या मैं इसको लिखूं कलांतर बटे पथांतर बराबर 2 पाई अपॉन लैम्बडा। तो ये एक फॉर्मूला है जो कथांतर और पथांतर कलांतर को निर्भर करता है। तो हमने देखा कि जो परिणामी आयाम है पथांतर या कलांतर पर निर्भर करता है। परिणामी आयाम पथांतर या कलांतर पर निर्भर करता है। R depends upon phase difference और पाथ डिफरेंस। तो जो दो तरंगे एक जगह से दो जगह से उत्पन्न हो गए, नई तीसरी जगह तक पहुंचती हैं, तो डिपेंड करता है वहां तक पहुंचने में कितनी दूरी का अंतर पड़ा या कितने कला का अंतर पड़ा। तो हम देखें कि आर के जो एक बार फिर जो फॉर्मूला है ना उसको ही देखते हैं। ये 4 नंबर समीकरण को फिर देखें। अब हम इसका ऑपरेशन करेंगे 4 नंबर समीकरण का। तो ये 4 नंबर समीकरण को लिया, तो मैं इस 4 नंबर समीकरण को फिर वापस यहाँ पर लिख देता हूँ। ये मैंने 4 नंबर समीकरण को लिख दिया। तो आर का मान कब अधिकतम होगा, आर का मान कब अधिकतम होगा, कब होगा अधिकतम। तो यहाँ देखिए ये तो फिक्स है, पहले तरंग का आयाम दूसरी तरंग का आयाम ए बी वगैरह तो फिक्स है। तो ये सब डिपेंड करेगा जब cos के R1 माइनस R2 अधिकतम होगा। कब होगा, जब cos के R1 माइनस, और हम जानते हैं cos के R1 माइनस R2 कितना अधिकतम मान होता है, cos का मान अधिकतम 1 होता है।
कॉस की क्या होती है, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, +1 होती है। और कब होती है, जब वो या तो थीटा बराबर 0 डिग्री हो, या 2 पाई हो, या 4 पाई हो, या 2n पाई हो। तो ये थीटा ये है, तो कब अधिकतम होगा, के R1 माइनस R2 बराबर 2n पाई। तो के क्या है, के वेव वेक्टर है, के को मैंने बताया आपको 2 पाई बाई लैम्बडा। और के R1 माइनस R2 क्या है, ये कलांतर है। R1 माइनस R2 तो है क्या, पथांतर। और 2 पाई अपॉन लैम्बडा R1 माइनस R2 है कलांतर। ये होगा ना पथांतर कलांतर में रिलेशन, हमने भी ये बताया था आपको। देखिए ये पथांतर कलांतर में रिलेशन ये बताया था। तो कलांतर बराबर होता है 2 पाई बाई लैम्बडा इंटू पथांतर। तो कलांतर बराबर 2 पाई बाई लैम्बडा इंटू पथांतर। तो शर्त क्या आ गई हमारे पास, मैक्सिमम होने के लिए कलांतर कितना होना चाहिए, कलांतर 2n पाई होना चाहिए, n इक्वल टू 0 1 2 3 ऐसे। यहाँ पथांतर कितना होना चाहिए, पथांतर इससे निकाल लेते हैं। पथांतर क्या होगा, पथांतर बराबर लैम्बडा अपॉन 2 पाई इंटू कलांतर है। तो लैम्बडा अपॉन 2 पाई इंटू कलांतर क्या है, 2n पाई, या कितना हो गया, n लैम्बडा। तो मैक्सिमम होने के लिए पथांतर कितना होना चाहिए, n लैम्बडा होना चाहिए। तो जब R1 और R का मान मैक्सिमम है, R का मान मैक्सिमम है, तो तीव्रता होगी परिणामी अधिकतम है। तो R आयाम देखिए, आयाम आयाम का स्क्वायर, या मैं इसको ऐसा लिखूं, तीव्रता बराबर, तीव्रता होती है ये प्रोपोर्शनल टू होती है आयाम का स्क्वायर। तो हम इसको I लिखते हैं, I इज प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो ये परिणामी तीव्रता है, ये परिणामी आयाम है। पहली फर्स्ट तरंग के लिए अगर हम इसी तरह को लें, तो पहली तरंग की तीव्रता I1 इज प्रोपोर्शनल टू पहली तरंग का आयाम a स्क्वायर, दूसरी तरंग की तीव्रता बराबर b स्क्वायर। I1 I2 क्या है, I1 I2 क्या है, क्रमशः प्रथम और द्वितीय, फर्स्ट और सेकंड तरंग की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड वेव जो मिलके इंटरफेरेंस कर रही हैं। तो ये पहली और दूसरी तरंग की तीव्रता है, बराबर भी हो सकती है ये। तो R बराबर क्या है, परिणामी तरंग की तीव्रता का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, कॉस थीटा नहीं, कॉस के R1 माइनस R2, या हम के R1 माइनस R2 को कभी कभी थीटा भी लिखते हैं, थीटा कलांतर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो R अधिकतम कब होगा, जब ये कॉस थीटा का मान n पाई के, थीटा बराबर 2n पाई होगा। तो परिणामी तीव्रता कितनी हो जाएगी, R स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, कितनी हो जाएगी, 2ab के बराबर हो जाएगी। तो उस टाइम थीटा जब 2n पाई है, तो cos 2n पाई का मान 1 हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो
आर बराबर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि दोनों आयामों के योग का स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर, या आर स्क्वायर बराबर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पहले की तीव्रता प्लस दूसरे की तीव्रता प्लस 2 अंडर रूट I1 प्लस I1 I2। तो कैसे लिख सकते हैं इसको, ये स्थिति कहलाती है अधिकतम तीव्रता की स्थिति, इसे हम कहते हैं समपोषी व्यतिकरण या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब दूसरी कंडीशन विनाशी व्यतिकरण की देखिए, आर का मान मिनिमम हो, यानी कि परिणामी तीव्रता या परिणामी आयाम सबसे कम हो, तो वो विनाशी वाली स्थिति होगी। कैसी स्थिति होगी, विनाशी स्थिति होगी, कम कम हो जाएगा। तो उस स्थिति में क्या होगा, देखिए हमने आपको बताया था, विनाशी की स्थिति बताई थी कि परिणामी आयाम क्या होता है, आर स्क्वायर बराबर, मैं लिखता हूँ आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस के R1 माइनस R2। अब देखिए ये कब मिनिमम होगा, है आर मिनिमम, क्या आर मिनिमम कब होगा, जब कॉस के R1 माइनस R2 मिनिमम होगा, कम से कम होगा। तो आर मिनिमम, तो कॉस के R1 माइनस R2 कब मिनिमम होती की वैल्यू क्या होती है, मिनिमम वैल्यू कॉस के R1 माइनस R2 की -1 वैल्यू होती है। कितनी वैल्यू होती है, -1 वैल्यू होती है। और कॉस थीटा की वैल्यू -1 कब होती है, जब थीटा का मान, देखिए कॉस का ग्राफ आपने पढ़ा होगा ना, कॉस का ग्राफ होता है ऐसा, और ये कॉस के ग्राफ की ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 0 डिग्री पर अधिकतम, 90 डिग्री पर 0 और 180 डिग्री पर न्यूनतम, और 270 पर फिर 0 और 360 पर फिर मैक्सिमम। तो 180 डिग्री या पाई, तो पाई 3 पाई, देखिए कॉस फिर मैक्सिमम कब मिनिमम कब हो जाता है, ये पाई पर मिनिमम होता है, फिर 3 पाई पर मिनिमम होता है, फिर 5 पाई पर मिनिमम होता है। तो 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, इन पाई वैल्यू जब कब ये मिनिमम होगा, जब थीटा या के R1 माइनस R2 बराबर पाई, 3 पाई, 5 पाई, या हम क्या लिखें 2n प्लस या -1 पाई, n बराबर 0 से स्टार्ट कर सकते हैं इसे, या -1 पाई भी लिखते हैं कई किताबों में, तो देख लेना, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कॉस जब कलांतर आर मिनिमम कब होगा, जब कलांतर कितना हो 2n प्लस 1 पाई, या जब पथांतर आर मिनिमम कब होगा, जब पथांतर क्या होता है, पथांतर बराबर लैम्बडा अपॉन 2 पाई इंटू कलांतर, या लैम्बडा अपॉन 2 पाई इंटू कलांतर कितना है 2n प्लस 1 पाई, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं लैम्बडा अपॉन, ये पाई से पाई कट जाएगा, या लैम्बडा इंटू n प्लस हाफ। तो n प्लस हाफ लैम्बडा क्या हो जाएगा, लैम्बडा बाई 2, n की वैल्यू 1 हो गई तो 0 हो गई, तो 3 लैम्बडा बाई 2, 5 लैम्बडा बाई 2। तो ये तो क्या आ गई, पथांतर की शर्तें। विनाशी व्यतिकरण में पथांतर कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, और कलांतर कितना होना चाहिए,
कलांतर इतना होना चाहिए 2n+1 पाई। और हमने एक बार यहाँ देखिए आर का मान मैक्सिमम कब होता है, जब कलांतर कितना, पथांतर कितना होता है, लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा। हमने ये बताया था ना, यहाँ देखिए पथांतर n लैम्बडा, लैम्बडा मतलब लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा। तो अब मैं एक बार विनाशी व्यतिकरण पथा के दोबारा समराइज कर देता हूँ। संपोषी व्यतिकरण, संपोषी मतलब कंस्ट्रक्टिव। पथांतर कितना होना चाहिए, पथांतर होना चाहिए लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा या n लैम्बडा। कलांतर कितना होना चाहिए, कलांतर होना चाहिए 0 2 पाई 4 पाई 2n पाई। विनाशी, विनाशी मतलब डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव के लिए पथांतर कितना होना चाहिए, लैम्बडा बाई 2 3 लैम्बडा बाई 2 5 लैम्बडा बाई 2 यानी कि n+½ लैम्बडा। और कलांतर कितना होना चाहिए, 0 0 नहीं, पाई 3 पाई 5 पाई यानी कि 2n+1 पाई। तो ये विनाशी और संपोषी की शर्तें आज बता दी। टाइम कम है इसलिए आज इतना ही। थैंक